क्या आप जानते हैं इस बार चंद्रयान 3 के मिशन में शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का इक्विपमेंट भेजा गया है जो अर्थ ऑर्बिट में रहकर इसरो के वैज्ञानिकों को हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढने में मदद करेगा। 14 जुलाई 2023 में 2:35 पर LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और केवल 16 मिनट में 2900 किलोग्राम के चंद्रयान 3 को अर्थ के EPO यानी कि एप्लिटिक पार्किंग ऑर्बिट में पहुंचा दिया। इसके आगे का सफ़र चंद्रयान 3 खुद पूरा करेगा और लॉन्च के 45 दिनों बाद 23 अगस्त 2023 में मून के साउथ पोल पर मैन्जियस 6 और सिम्प्लियस एन क्रेटर के ऑलमोस्ट बीच में लैंड करेगा, जहां इसके रोवर और लैंडर दोनों में इंस्टॉल्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मून के सर्फेस पर कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होंगे और उनसे चंद्रमा के बारे में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। इसरो अर्थ से चांद तक के बीच की दूरी को तय करने में 45 दिनों का समय ले रहा है, लेकिन नासा के पास ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है या कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे कि लगभग 60 साल पहले ही उस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नासा के अपोलो 11 मिशन ने 1960 में अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर करने में केवल 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का समय लगाया था। कहने का मतलब ये है कि जब नासा मून तक अपने स्पेसक्राफ्ट से कुछ दिनों में पहुंच जाता है तो इसरो को चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचाने में 10 गुने से भी ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। तो स्वागत है आपका वैमको व्लॉग्स की इस नई वीडियो में, जहां हम जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में कुछ अनोखी बातें। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 2008 में शुरू किए गए इंडिया के मून प्रोजेक्ट का तीसरा मिशन है, जिसका काम चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना है और इसके सरफेस पर वेरियस एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग मून सॉइल केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 अभी अर्थ के इलेक्ट्रिक पार्किंग ऑर्बिट में है, जहां ये 31 जुलाई तक रहेगा, जिसके बाद ट्रांसलूनार इंजेक्शन टेक्निक के द्वारा चंद्रयान 3 31 अगस्त 2023 को मून के इलेक्ट्रिक ऑर्बिट में एंट्री करेगा और फिर वहाँ भी कई दिनों तक उसके ऑर्बिट में घूमता रहेगा और उसके बाद 17 अगस्त 2023 को इसके लैंडर सेपरेट होकर लैंड होने के लिए निकल पड़ेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 लैंड करने के लिए धीरे धीरे लैंडिंग साइट की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कोऑर्डिनेट 69.367621 साउथ और 32.348126 ईस्ट बताई जा रही है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस बार उन्होंने चंद्रयान 3 में कई ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर्स भी लगाए हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में लैंडर की सेफ्टी के लिए खुद से लैंडिंग साइट को बदल सकते हैं। अब इस पूरे चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का टोटल पेलोड मास 3900 किलोग्राम है, जिसमें से 2148 किलोग्राम का प्रोपेशनल मॉड्यूल है और 1752 किलोग्राम का लैंडिंग मॉड्यूल है और 26 किलोग्राम का रोवर शामिल है। अब देखिए, ये मिशन इसीलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसरो का लास्ट मिशन यानी कि चंद्रयान 2 जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, उसमें इंडिया का मून के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर का सॉफ्ट लैंड फेल हो गया था, क्योंकि लास्ट मिनट पर जब लैंडर मॉड्यूल मून के सरफेस से केवल 300 मीटर दूर यानी कि 0.335 किलोमीटर करीब था, तब इसका अचानक से कम्युनिकेशन टूट गया था, जिसके बाद जांच में पता चला कि लैंडर मून के सरफेस के बहुत पास आने के बाद अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर पाया था और करीब 59 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मून के सरफेस पर जाकर क्रैश हो गया। अब इस मिशन से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन विक्रम लैंडर के क्रैश हो जाने से कुछ समय के लिए पूरे इंडिया में एक निराशा सी छा गई। हमने कई इमोशनल पिक्चर्स भी देखने को मिली, पर अब चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है एंड अगेन अब 14 जुलाई को लॉन्च करने के बाद इंडिया का चंद्रयान 3 दोबारा से चंद्रमा के साउथ पोल की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुका है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कितना मुश्किल है, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दुनिया के केवल 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, और वो है अमेरिका, रशिया और तीसरे नंबर पर चाइना। और अब जल्द ही इंडिया भी इसी ग्रुप में शामिल होने वाला है और चांद पर मून लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मून के साउथ पोल पर रोबोट एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला कंट्री बन जाएगा और इसीलिए ही इस मिशन को लेकर पूरे देश में एक अलग ही एक्साइटमेंट बना हुआ है। यहाँ तक कि जब चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था, तब इस लॉन्च को लाइव देखने वालों की संख्या भी 10 लाख को पार कर गई थी।
चंद्रयान 3 की ये सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया की ऐसी टेक्नोलॉजी की जीत होगी जो कि फ्यूचर में इंटरनेशनल स्पेसक्राफ्ट के इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो जाता है, जो कि इस बार होगा ही, तो इसके बाद इसरो जल्दी हमें सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर भी लैंडर और रोवर मिशन करते हुए दिखाई देगा, जो कि फ्यूचर में इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर बना देगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइना स्पेस में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा जियोपॉलिटिक्स की ओर जा रहा है, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो चंद्रयान 3 इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंडिया को फ्यूचर में एक स्पेस सुपर पावर के रूप में स्टेबलिश करने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी ऑफ चंद्रयान 3। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 में एक इंडिविजुअल लैंडर मॉड्यूल, प्रोपेशनल मॉड्यूल और 1 रोवर भी शामिल है। इसमें प्रोपेशनल मॉड्यूल चंद्रयान का वो हिस्सा है जिसमें लैंडर और रोवर दोनों मौजूद है। LVM-3 के रॉकेट ने चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचा दिया है और इसके आगे प्रोपेशनल मॉड्यूल अपना पूरा सफ़र अकेले तय करेगा और मून के ऑर्बिट तक जाएगा और मून के सरफेस से करीब 30 किलोमीटर ऊपर सिलेंडर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, चांद के सरफेस पर और लैंडिंग साइट की ओर आगे बढ़ने लगेगा। अब इस पूरे मिशन में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मॉड्यूल को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पहले भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर आज भी चांद के ऑर्बिट में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और चंद्रयान 3 के कम्युनिकेशन के लिए भी उन्हें ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 में किसी भी प्रकार के ऑर्बिटर को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसलिए इसका टोटल पेलोड मास काफ़ी बच गया है और एक्स्ट्रा लोड इंक्लूड किया जा सकता था। अब वज़न अगर कम हुआ है और एक्स्ट्रा बढ़ाया जा सकता है, तो इसीलिए ही इस बार चंद्रयान 3 के प्रोपेशनल मॉड्यूल में एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट को इंक्लूड किया गया है। इस पेलोड का नाम है शेप, यानी कि स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो मून के सबसे ऊपर 100 किलोमीटर रहते हुए अर्थ से आने वाली वेरियस स्पेक्ट्रल एमिनेशन को स्टडी करेगा और समझेगा कि आखिर कैसे हैबिटेबल प्लैनेट के स्पेक्ट्रोग्राफ में ऐसा क्या यूनिक है जो कि इस पर लाइफ की मौजूदगी को इंडिकेट करता है। और अगर इसमें ऐसा कुछ यूनिक फीचर वो ढूंढ लेगा तो इसके जरिए फ्यूचर में ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढना और भी आसान हो जाएगा, जहाँ पर या तो लाइफ मौजूद है या फिर लाइफ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद बारी आती है चंद्रयान 3 की सेकंड पेलोड की, जो कि है लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें 4 लैंडिंग लेग्स लगे हुए हैं और 4 थ्रस्टर लगे हुए हैं। हर एक थ्रस्टर 800 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी मॉड्यूल के अंदर रोवर रखा हुआ है, जो कि चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद इसके अंदर से बाहर निकलेगा। और दिस रोवर इज़ प्राइड ऑफ इंडिया, क्योंकि इसी के ज़रिए इंडिया पहली बार चांद के सरफेस पर कदम रखेगा। इसके अलावा अंदर के जो लैंडर मॉड्यूल है वो मून के ऊपर उतरकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकता है। इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिनमें से पहला इंस्ट्रूमेंट है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो मून के सरफेस पर होने वाली थर्मल एक्टिविटीज़ और टेम्परेचर को मेज़र करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटीज़, जिसका काम है मून पर लैंडिंग साइट के आसपास होने वाली सेस्मिक एक्टिविटीज़ का पता लगाना, यानी कि भूकंप के झटकों को मेज़र करना। और लैंडर मॉड्यूल पर मौजूद तीसरा इंस्ट्रूमेंट है लैंडमाइन प्रोब, जो कि यहाँ पर प्लाज्मा वेरिएशन की डेंसिटी को मेज़र करेगा। तो चलिए अब हम चंद्रयान 3 के रोवर के बारे में बात करते हैं। जो चंद्रयान 3 में मौजूद रोवर है उसका मास यानी कि वज़न 26 किलोग्राम है, जिसमें टोटल 6 पहिए लगे हुए हैं। इसकी मदद से ये अलग अलग जगह पर जा सकता है और मून सॉइल पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत से दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं, जैसे कि कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और एक ड्रिल भी लगाई गई है, ताकि रोवर मून के सरफेस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और सॉइल को वहाँ से निकालने के लिए छोटे मोटे छेद भी कर सके। और उसके बाद ये रोबोट चांद पर लगभग 14 दिनों तक रहेगा और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास अर्थ में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने उसी सवाल पर कि आखिर कैसे नासा ने अपोलो 11 को ओनली 4 डेज 4 आवर और 49 मिनट में पहुंचा दिया था अर्थ से लेके मून तक, और वहीं क्यों इसरो को लग रहे हैं 45 दिनों के आसपास का समय। तो इसका सबसे बड़ा कारण है बजट।
क्योंकि क्या हुआ था, जब नासा ने अपोलो 11 को बनाया था तो उन्होंने खर्च किए थे $355 मिलियन और वहीं पर इसरो ने खर्च किए ओनली $75 मिलियन। अगर हम इसी यूनिट को रुपीज़ में देखते हैं तो अपोलो 11 के लिए नासा ने खर्च किए थे 2910 करोड़ रुपीज़ और वहीं चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने खर्च किए ओनली 615 करोड़। तो ये तो ओनली बजट के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम आते हैं दूसरे कारण पर। इसका दूसरा कारण ये है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, नासा ने अपोलो 11 को अर्थ से लेकर मून तक एक सीधी लाइन के थ्रू भेजा था, यानी कि इसका पाथ बहुत ही सिंपल था। और वहीं अगर हम चंद्रयान 3 का देखें तो इसे सबसे पहले लगभग 20 डेज तक अर्थ की ऑर्बिट में गोल गोल घुमाया जाएगा, तो और उसके बाद सीधा उसको आगे थ्रो करके मून के ऑर्बिट में भेजा जाएगा और इन्हीं सब में लगेंगे लगभग 45 डेज। और अब अगर मून और अर्थ के बीच के डिस्टेंस की बात की जाए तो इनके बीच का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। तो अपोलो 11 ने इस दूरी को सिर्फ एक बार कवर किया और वहीं चंद्रयान 3 इससे कहीं ज़्यादा गुना दूरी को तय कर रहा है, क्योंकि पहले वो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और उसके बाद आगे थ्रो करके मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया अपने सबसे पावरफुल रॉकेट को यूज़ करके एक बार में सीधे वे में भी चांद तक पहुँच सकता है। इंडिया की सबसे पावरफुल रॉकेट का नाम है GSLV Mk3, लेकिन इसे एक बार ही लॉन्च करने की कीमत आती है 500 करोड़ और इतने सारे बजट को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए चंद्रयान 3 के लिए इस बात को यूज़ किया गया। अब इतने सारे वे को, इतने लंबे वे को कवर करने के लिए बहुत सारे फ्यूल की आवश्यकता होगी, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि उससे वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इसीलिए इन्हें अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी के थ्रू आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया और इसी वजह से इतना ज़्यादा समय लग रहा है चंद्रयान को चंद्र तक पहुँचने के लिए, और नासा पहुँच गया था जल्दी। तो इसी तरह बजट फ्रेंडली होते हुए हम जल्दी से स्पेस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह चंद्रयान पहुंचेगा चांद तक और वहां पर लहराएगा इंडिया का झंडा। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स भी कर दो कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए और चंद्रयान 3 के बारे में सारी अपडेट्स लेने के लिए जल्दी से बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।